दिल्ली के अंदर एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता है जो सोशल वर्क किया करता है। उसका अपना कोई परिवार नहीं है, लेकिन एक छोटे से बिजनेस को चलाया करता है। जितने भी पैसे वो उससे कमाया करता, उन पैसों को दूसरों की भलाई के लिए खर्च कर दिया करता। मोहन ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और एक दिन जब वह अपने बिजनेस पर बैठा हुआ था तो उसी दौरान उनके पास एक महिला का फोन आता है और वह महिला उसे एक मनीषा नाम की लड़की की कहानी सुनाती है। जैसे ही मोहन उस मनीषा नाम की लड़की की पूरी कहानी सुनता है तो एकदम से मोहन की आंखें नम हो जाती हैं और फिर वह ठान लेता है कि मुझे इस लड़की की मदद करनी है, चाहे जो भी हो जाए। इसी बात को सोचकर मोहन दूसरे ही दिन वहां से सीधा झारखंड के लिए निकल जाता है, क्योंकि उस महिला ने जिस लड़की की कहानी बताई थी वह झारखंड से ही स्टार्ट होने वाली थी। तो इसी वजह से मोहन वहां से सीधा झारखंड के लिए निकल जाता है। झारखंड जाने के बाद वह एक आदिवासी क्षेत्र में पहुंचता है जहां के लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं है और वो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद जो मोहन जी हैं वहां के थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद आज से लगभग 16 साल पहले की एक फाइल का रिकॉर्ड मांगते हैं और कहते हैं कि मनीषा नाम की लड़की के बारे में मुझे पता करना है कि यहाँ पर उसके बारे में कोई मिसिंग कंप्लेंट है या नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले जब पूरी तरह से मोहन जी के बारे में पता करते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है कि यह व्यक्ति सोशल वर्क किया करता है, तो वह लोग भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो वहां से उस रिकॉर्ड में से मनीषा के घर का एड्रेस उन्हें दे देते हैं। इसके बाद मोहन जी उस एड्रेस को लेते हैं और वहां से सीधा मनीषा के घर पर पहुंच जाते हैं। मनीषा के घर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मनीषा का जो परिवार है वो बेहद ही गरीब है और वो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। मनीषा के घर में उसके पिता हैं और उसकी माँ की मौत आज से 2 साल पहले हो चुकी है। उसके 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। एक भाई मनीषा से बड़ा था जिसके नाम के बारे में उस महिला ने उसे बता दिया था और जाकर वो जैसे पिता का नाम और भाई का नाम कंफर्म करता है तो दोनों चीजें मैच हो जाती हैं। इसके बाद मोहन जी उनसे बातें करने लगते हैं और बातें ही बातों में उनकी बेटी मनीषा के बारे में उनसे पूछने लगते हैं। अब जैसे मनीषा के पिता इस बात को सुनते हैं कि कोई व्यक्ति आकर उससे मनीषा के बारे में पूछ रहा है तो एकदम से सुरेश की आंखें नम हो जाती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद मोहन जी उन्हें सहारा देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, आज आपकी बेटी आपको मिल सकती है अगर आप सही सही मुझे जानकारी देते हो तो। उसके बाद सुरेश जी अपनी बेटी के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि आज से लगभग 16 साल पहले मेरी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी और उसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल थी। 9 साल पहले अचानक से वो स्कूल से ही गायब हो जाती है और उसके बाद हम लोग उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढते हैं। उससे बड़ा एक लड़का है जिसका नाम अमित है। अमित की शादी भी हो चुकी है और शादी होने के बाद उसके बच्चे भी हैं। वह भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और साथ में उसके बाद 3 बच्चों का जन्म और इस परिवार के अंदर हुआ था। 3 बच्चे में से 2 तो बहन है और 1 भाई है, यानी कि उस परिवार के अंदर फिलहाल 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं और एक मनीषा थी जो मनीषा आज से 16 साल पहले इनको छोड़कर जा चुकी थी। तो इसके बाद जो मोहन है वो सुरेश से कहने लगता है कि देखो भाई, वैसे तो मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। इस बात को सुनकर सुरेश अपनी बेटी को लाने के लिए मोहन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और पूरे गाँव के अंदर ये बात पता चल जाती है कि इनकी जो बेटी गायब हुई थी उसका पता चल गया है और अब ये लोग उसे लेने के लिए जा रहे हैं। गांव के लोगों को यह बात सुनकर बड़ी तसल्ली होती है कि उनके यहाँ की बेटी जो इतने दिन पहले गायब हो गई थी वो वापस आ जाएगी और अब अच्छा हो जाएगा। यही बात सोचकर सुरेश भी मोहन के साथ चला जाता है और वहां से वो मोहन के साथ सीधा दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद अब वह उस महिला को दोबारा से फोन करता है और फोन करने के बाद उस जगह का एड्रेस पूछ लेता है, लेकिन अभी रात हो गई थी तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, सुबह चलेंगे और सुबह चलकर आपकी बेटी को वापस ले आएंगे। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह जो मोहन जी होते हैं वो वहां के जहां पर वो जगह थी जिसके बारे में उस महिला ने उसे बताया था, उस जगह के पुलिस थाने में इन्फॉर्म करते हैं और उन लोगों को बता देते हैं कि इस तरह से एक लड़की है और उसके पिता मेरे साथ हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं। तो हम लोग उस घर के अंदर जाएंगे, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाना। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आप पहले जाकर बात कर लीजिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें फोन कर देना, फिर हम मामले को संभाल लेंगे। इसके बाद मोहन जी सुरेश को अपने साथ लेते हैं और वहां से सीधा उस घर पर पहुंच जाते हैं जिस घर के लिए उस महिला ने उसे बताया था। अब जैसे मोहन जी उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो उसके बाद दरवाजा खुलता तो है, लेकिन बाहर का जो जाली वाला गेट होता है वो बंद था और घर के अंदर से ही उस घर के व्यक्ति उससे बात करने लगते हैं। उस घर की जो महिला होती है वो पूछने लगती है कि हाँ जी कौन, आपको किससे मिलना है। तभी जो मोहन जी होते हैं वो कहते हैं कि हमें आपके घर में काम करने वाली लड़की मनीषा से मिलना है। अब इस बात को सुनकर जो वह महिला वहां पर खड़ी हुई थी
वह एकदम से कहने लगती है कि आप कौन हो और किस वजह से आपको उससे मिलना है। इसके बाद जो मोहन जी होते हैं वो बता देते हैं कि उनके पिता हमारे साथ हैं और हम उन्हें लेने के लिए आए हैं। आप जिस लड़की से काम करा रहे हो वो लड़की वहां से इतने दिनों पहले उठा ली गई थी और उसके बाद आपके यहाँ पर आज उसका पता चला है। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये वही लड़की है। इसके बाद मोहन जी कहने लगते हैं कि सबूत का क्या करना है, ये उनके पिता हैं और वो देखते ही इन्हें पहचान लेगी। लेकिन जो अंदर से महिला बात कर रही थी वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पर इनकी बेटी नहीं है, इनको बेशक से यहाँ से ले जाओ। इसके बाद मोहन जी उनसे कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप एक बार बात क्यों नहीं करवा देती। अगर ये उनकी बेटी नहीं है तो वो इन्हें नहीं पहचानेगी और ये यहाँ से वापस चले जाएंगे। इसके बाद वो महिला जैसे तैसे करके उस लड़की को वहां पर बुलाने के लिए राजी हो जाती है और थोड़ी देर बाद उनके घर में काम करने वाली उस लड़की को वहां पर बुलाया जाता है जिसका नाम था मनीषा। अब मनीषा जैसे अपने पिता को देखती है तो मोहन जी उससे पूछने लगते हैं कि बेटी क्या तुमने इन्हें पहचाना, ये तुम्हारे ही पिता हैं। तो एकदम से वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं इनको नहीं जानती और मेरे माता पिता तो ये हैं जो इस घर के अंदर रहा करते हैं, मेरे मालिक और मालकिन। ये मुझे खाने के लिए देते हैं और मैं इनका काम किया करती हूँ और मैं इनको बिल्कुल से नहीं जानती। अब यह बात सुनकर जो पिता बाहर खड़ा हुआ था एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी जो मोहन जी है वो कहने लगते हैं कि बेटी तुम ये क्या कह रही हो, यही तुम्हारे पिता हैं और ये फलाने फलाने गांव में रहा करते हैं और वहां से तुमको अपने साथ लेने के लिए आए हैं। लेकिन तभी वह लड़की एक बार फिर से मना कर देती है और कहती है कि कौन है ये, मैं इन्हें नहीं जानती और आप लोग यहां से चले जाओ। ऐसा कहकर वह लड़की दोबारा से घर के अंदर चली जाती है और मकान की जो मालकिन होती है उनको धमका कर वहां से भगाने लगती है। अब मोहन जी अपने साथ सुरेश को लेकर वहां से वापस आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं कि देखो लड़की तो वही है क्योंकि उसके पिता ने आइडेंटिफाई कर लिया है और शक्ल भी मैच होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी, इस लड़की को इस घर से बाहर निकालो। और जब ये आमने सामने अपने पिता के बैठेगी तो देखते हैं कि ये क्या जवाब देती है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले मोहन जी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से सीधा उस मकान पर पहुंच जाते हैं जिस मकान के अंदर उस लड़की को बताया जा रहा था। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाते हैं और पुलिस को देखने के बाद जो घर वाले हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत पूछताछ करनी है और पूछताछ करने के लिए इस लड़की को अपने साथ ले जाना होगा। तो वहां से मनीषा को अपने साथ लेकर सीधा वो लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर उसका पिता सुरेश उसका इंतजार कर रहा था। अब वहां पर आने के बाद जो सुरेश होता है मनीषा का पिता, वह एकदम से उसके सामने आता है और कहने लगता है कि बेटी क्या तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन मनीषा फिलहाल भी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, आप मेरे पिता नहीं हो, मेरे माता पिता वो हैं जो उस घर के अंदर हैं। अब सभी लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मनीषा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान रही है, क्योंकि जो कुछ भी कहानी अभी तक उनके सामने आई थी वो मनीषा के द्वारा ही बताई गई थी। दरअसल जिस घर में वो काम किया करती थी उस घर के अंदर बालकनी में एक छोटा सा गार्डन था और गार्डन में काम करने के लिए उन्होंने एक महिला बाहर से बुलाई थी जो महिला मोहन जी को जानती थी और उस महिला को मनीषा ने अपनी पूरी कहानी बताई थी जब वह गार्डन में कुछ काम करने के लिए आई थी। उस टाइम पर उसने बताया था कि मैं वहां की रहने वाली हूं और मुझे पकड़कर यहां पर लाया गया है और यहां पर इन लोगों के साथ में काम किया करती हूं। काफी दिन उसे हो गए थे और 16 साल का समय वो बता रही थी, लेकिन लास्ट में उसने ये भी कहा था कि इस बारे में आप किसी को मत बताना कि मैंने आपको ये बातें बताई है, वरना ये लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे और मुझ पर पिटाई भी लग सकती है। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था, लेकिन अब फिलहाल वो पुलिस के पास है और फिर भी उसे ऐसा क्या दबाव है जो वह मना कर रही है। इसके बाद मोहन जी सुरेश जी से पूछने लगते हैं कि ये बताइए क्या आपको कोई ऐसी निशानी याद है जो आज तक भी इसके शरीर पर हो और उसके बाद ये पता चल सके कि ये आपकी ही बेटी है, क्योंकि अब तक मोहन जी को शक होने लगा था कि कहीं ये कहानी मनगढ़ंत तो नहीं जिस कहानी के ऊपर हम लोगों को इतनी दूर से यहाँ तक घूमना पड़ा है। इसके बाद जो मनीषा के पिता होते हैं वो बताते हैं कि जब ये 4 साल की थी तो उस टाइम इसका पैर जल गया था और इसके पैर पर अब भी जलने का निशान होगा। तो पुलिस वालों से कहकर वो निशान देखा जाता है और वो निशान 100% वहां पर मिलता है। तो यह तो पूरी तरह से सिद्ध हो गया था कि यह उन्हीं की बेटी है, लेकिन ये मना क्यों कर रही है इस बारे में अभी तक उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। वो कह रही थी कि अगर ये मेरे पिता हैं तो मैं अपने आप घर पर चली जाऊंगी, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है और अभी आप मुझे मेरे घर जाने दो। यानी कि फिलहाल जहां पर वो काम किया करती थी उसको अपना घर बता रही थी और वहां पर जाने के लिए वो कह रही थी। उसके बाद वहां पर एक महिला कांस्टेबल को बुलाया जाता है जो अच्छी तरह से मनीषा से बात करती है और उसे समझाने लगती है। कहती है कि देखो अगर तुम्हें
किसी भी प्रकार का कोई भी डर है तो तुम बेहिचक होकर मुझे बता सकते हो। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पुलिस है तुम्हारी मदद के लिए और कैसी भी परेशानी तुम्हें नहीं होने वाली। जब मनीषा को लगता है कि सब कुछ सेफ है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद वो कह देती है उस महिला कांस्टेबल से कि ये मेरे पिताई हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह से पहचान रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि जिन लोगों ने मुझे इनके यहाँ पर रखा है उन लोगों ने मुझे धमकी दे रखी है कि अगर तुमने कभी भी किसी भी अपने परिवार के सदस्य को पहचाना तो देख लेना हम लोग उन्हें जान से मार देंगे। इस बात को सुनकर महिला कांस्टेबल समझ चुकी थी कि किस वजह से अपने पिता को पहचानने से मना कर रही है। पुलिस वाले खुद जाकर अब मनीषा को समझाने लगते हैं, उसका पिता भी साथ में था और कहते हैं कि बेटी ऐसी चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल वो लोग अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ हैं और ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था और किस तरह से तुम यहाँ तक पहुंची। इसके बाद मनीषा अपनी पूरी कहानी उन पुलिस वालों को और अपने पिता को बयां करने लगती है। कहती है कि उस दिन मैं स्कूल से बाहर निकली जैसे ही तो मैं सभी बच्चों से थोड़ा सा पीछे रह गई थी, तभी एक महिला ने उसके मुंह पर कुछ कपड़ा लगाया और कपड़ा लगाने के बाद वह बच्ची पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे एक ट्रेन में बिठाकर वहां से सीधा दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली जाकर एक जगह पर काफी दिनों तक कैद रखा जाता है। वहां पर उसके साथ मारपिटाई भी की जाती है, खाने के लिए भी दिया जाता है और उसे हिंदी बोलना सिखाई जाती है। वहां पर उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कैद थे जो जगह जगह से लेकर आए गए थे और उन सभी को हिंदी बोलना सिखाया जा रहा था। लगभग 2 महीने तक उनको वहां पर रखा जाता है और जैसे ही वो लोग हिंदी बोलना सीख जाते हैं तो उसके बाद उन्हें अलग अलग घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। कभी किसी के ऑफिस में वो काम किया करते हैं तो कभी किसी फैक्ट्री में काम किया करते हैं और उसी दौरान जब उन्हें हिंदी बोलनी सिखाई गई थी उनसे बोल दिया गया था कि तुम लोगों ने कभी भी ये बात कि हम लोगों ने तुम्हें पकड़कर यहाँ पे रखा है किसी को बताई तो फिर देख लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा और हम लोग तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ ही खत्म कर देंगे। बच्चों के अंदर डर बैठ गया था और उनका ब्रेन पूरी तरह से वॉश कर दिया गया था। इसके बाद पहले तो 4 साल तक मनीषा को एक ऑफिस में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां पर वो काम किया करती है और काम करने के बदले उसे अच्छा खाना मिला करता है, लेकिन 4 साल बाद अचानक से किसी कारण से वो ऑफिस बंद हो जाता है और मनीषा बताती है कि उस ऑफिस में शायद कोई 2 नंबर का काम हुआ करता था और उसके बाद मुझे वहां से दूसरे घर में काम करने के लिए छोड़ दिया गया था। जिस घर में वो फिलहाल काम कर रही है उस घर में वो आ गई थी और वहां पर काम करने लगती है। वहां पर उसी दिन से और आज तक वो काम कर रही है, लेकिन काम के दौरान एक दिन इसकी मुलाकात इस महिला से होती है और उसको वो अपनी पूरी कहानी बता देती है। जब वह वहां पर काम करने के लिए आई थी तो घर के मालिक किसी पार्टी में गए हुए थे और इसी दौरान दोनों एक साथ बैठकर बातें करती रहती हैं और बातों ही बातों में जो महिला बाहर से काम करने के लिए उनके घर पर आई थी वह कहने लगती है कि तुम कितनी क्लास तक पढ़ी हो। तो मनीषा अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है, लेकिन लास्ट में उस महिला से कह देती है कि किसी को भी इस बात के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने बारे में पूरी बात बता दी है। अगर यह बात बाहर निकली तो मेरे परिवार को कोई भी खतरा हो सकता है और अपने परिवार पर मैं कोई भी आंच नहीं आने दे सकती। इसके बाद मनीषा इस बात को बताते हुए फूट फूट कर रोने लगती है और उसको रोता हुआ देखकर उसका पिता भी रोने लगता है। रोते हुए मनीषा अपनी कुर्सी से उठती है और अपने पिता के आंसुओं को पोंछने लगती है। जैसे पिता अपनी बेटी को अपने पास देखता है तो एकदम से खड़ा होकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद मनीषा को गांव लाया जाता है और गांव में जैसे ही वो अपने बड़े भाई को देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसके भी गले लिपट जाती है। यहाँ पर उसे वो सारी बातें याद आती हैं, किस तरह से वो बचपन में खेला करती थी और क्या क्या चेंजिंग यहाँ पर हो गई है। मनीषा दोबारा से अपने घर पहुंच चुकी है और वहां पर अपने परिवार के साथ खुशियों से समय बिता रही है। इधर जो मोहन जी हैं वो पुलिस वालों से आगे की कार्रवाई करने के लिए कह देते हैं और दोबारा से इसी तरह से काम करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारे कुछ दर्शकों के नाम लेना चाहेंगे जिनके कमेंट से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां बनाने के लिए। उनमें से सबसे पहला नाम है मनोज। मनोज जो हमारी हर वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट करते हैं और उनका कमेंट वीडियो पर जब मिल जाता है तो दिल को अलग ही तसल्ली मिलती है। दूसरा नाम है सुमित्रा वर्मा। ये भी काफी दिनों से हमारी हर वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट करती हुई आ रही हैं, तो इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमें इस लायक समझने के लिए और हमारी वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। तीसरा है मोहम्मद शाहनवाज जी का। इनका कमेंट हमें हर वीडियो पर मिलता है और ये हमें बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो मोहम्मद शाहनवाज जी आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारी हर वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। चौथा कमेंट होता है धर्मेंद्र सौरौत का। धर्मेंद्र सौरौत जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमारी हर वीडियो को अपना प्यार देने के लिए और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। पांचवा जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है सलाउद्दीन खान, जो कि हमारा फेसबुक से वीडियो देखते हैं और हमारी हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट देते हैं। तो उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद जो
जो आपने हमें इस लायक समझा और हमारी हर वीडियो को अपना प्यार दिया। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।